हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस के कीवर्ड्स को देख रहे थे, जिसमें हमारा ये 21वां पार्ट है, जिसमें देखिए हम लोगों को देखना था 456 तक हम लोग देख चुके थे। अभी हम इसमें सेक्शन 457 से देखेंगे। संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा क्या प्रक्रिया होगी। प्रोसीजर बाय पुलिस ओपन सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, कि जब कोई पुलिस अधिकारी ऐसी कोई संपत्ति जब्त करता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति के व्ययन का आदेश दे सकेगा या उसे उस व्यक्ति को परिदत्त करने का आदेश दे सकेगा जो उस पर कब्जा प्राप्त करने का दावा रखता है, या यदि ऐसे व्यक्ति को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो तो उसकी अभिरक्षा का या उसे उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश दे सकेगा। फिर उपधारा 2 के अनुसार वाहक का उस संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को, यदि वह ज्ञात है, किन्हीं शर्तों पर परिदत्त किए जाने से दे सकेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो ऐसी संपत्ति को निरुद्ध करने तथा उसके संबंध में हक रखने वाले व्यक्ति को 6 माह के अंदर अपना दावा प्रस्तुत किए जाने के आशय से उद्घोषणा कर सकेगा। इस प्रकार उपधारा 2 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जहां जब्त की गई संपत्ति का स्वामी अज्ञात है। अब बात करते हैं 158, जहां 6 मास के अंदर कोई दावेदार हाजिर न हो। फिर बात करते हैं 459 की। धारा 459 कह रहा है विनेश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति की 458 है, जहां 6 माह के भीतर दावेदार हाजिर ना हो। वहां प्रक्रिया थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। जहां कोई व्यक्ति धारा 457(2) के अंतर्गत की गई उद्घोषणा के 6 माह के भीतर जब्ती की गई संपत्ति के बारे में अपना दावा प्रस्तुत नहीं करता है, और न ही वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई है उसका वैध रूप से अर्जित करना सिद्ध कर पाता है, वहां मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के बारे में आदेश दे सकेगा कि वह राज्य सरकार को व्ययनाधीन होगी, राज्य सरकार उसका विक्रय कर सकेगी एवं विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी जो वह विहित करे। ऐसा आदेश तभी दिया जा सकेगा जबकि ऐसी संपत्ति के बारे में किसी के भी द्वारा में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा कोई व्यक्ति अपने द्वारा प्रस्तुत दावे को सिद्ध करने में असफल रहता है। अब बात करते हैं धारा 459 की विनेश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति। इस प्रावधान के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को किसी ऐसी संपत्ति को विक्रय करने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है जिसका स्वामी अज्ञात अथवा अनुपस्थित है अथवा जो शीघ्र ही नष्ट होने की प्रकृति की है, जो 500 रुपए से कम मूल्य की है। अब बात करते हैं चैप्टर 35 की, अध्याय 35 की अनियमित कार्यवाहियां। 460 क्या बात कर रहा है कि वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती हैं। 461 बात कर रहा है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती है, तो जैसे कुर्क करना, उसका विक्रय करना 83 के अधीन, डाक तार प्राधिकारी आदि में ये सारी चीजें हैं। 462 बात कर रहा है गलत स्थान में कार्यवाही की। किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंच गया था या वह दंडादेश या आदेश पारित किया गया कि था गलत सेशन खंड, जिला, उपखंड या स्थानीय क्षेत्र में हुई थी, उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुतः न्याय न हो पाया हो। बात करते हैं 464 का। 464 बात कर रहा है आरोप विरचित न करने या उसके अभाव में गलती का क्या प्रभाव होगा। 465 बात कर रहा है निष्कर्ष या दंडादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगी। 46 से 60 तक की गिरफ्तारी का अनुपालन इसमें नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं चैप्टर 36 की, जो बात कर रहा है 467 परिभाषा। फिर 468 है। 468 बात कर रहा है परिसीमा काल की समाप्ति के बाद संज्ञान का वर्जन। पहला पॉइंट है इस प्रावधान के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान करने के लिए एक परिसीमा काल अवधि निर्धारित की गई है। कोई भी न्यायालय ऐसी परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात किसी अपराध का संज्ञान नहीं कर सकेगा। परिसीमा काल अवधि का निर्धारण 3 भागों में विभाजित किया गया है।
ऐसे अपराध के लिए जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, परिसीमा काल की अवधि 6 माह होगी। ऐसे अपराध के लिए जो 1 वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए कारावास से दंडनीय है, परिसीमा काल 1 वर्ष की होगी। ऐसे अपराधों के लिए जो 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए कारावास से दंडनीय, परिसीमा काल 3 वर्ष होगी। 469 बात कर रहा है परिसीमा काल का प्रारंभ। 470 बात कर रहा है कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन। 471 है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन होगा। जिस दिन संज्ञान कर लेता है और न्यायालय बंद है तो जिस दिन न्यायालय पुनः खुलेगा उस दिन होगा। 472 है चालू रहने वाले अपराध। 473 कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण। जैसे चालू रहने वाले अपराध है, जैसे हो गया अपहरण है, षड्यंत्र है, ये सब चालू रहने वाले अपराध हैं। फिर 473 बात कर रहा है कि कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तारण, जहां न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण रहा है अथवा न्याय के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, वहां न्यायालय परिसीमा काल की समाप्ति हो जाने के पश्चात भी किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा। 474 क्या बात कर रहा है, उच्च अध्याय 37 आते हैं, प्रकीर्ण हैं, मिसलेनियस। 474 बात कर रहा है उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण। 477 बात कर रहा है उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति क्या होगी। 479 बात कर रहा है वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हैं। अब बात करते हैं 480 बात कर रहा है विधि व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर नहीं बैठना। फिर है 482 है उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति की प्रावधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का बचाव किया गया है। इसके अनुसार इस संहिता की कोई बात उसकी ऐसी अंतर्निहित शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी जिनका प्रयोग संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावित करने के लिए, किसी न्यायालय की आदेशिका के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथवा न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाना आवश्यक है। लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल ऐसे मामलों में किया जाएगा जिसके लिए इस संहिता में कहीं भी विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। प्रथम अनुसूची में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और कोई भी मजिस्ट्रेट पदों के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट भी है किंतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट नहीं है। अनुसूची 1 के भाग 1 में भारतीय दंड विधान के अधीन दंडनीय अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें यह है 482 है। इसके बाद है देखिए 484 निरसन और व्यावृत्तियां ही बता रहा है। फिर इसके बाद ये अनुसूची है। तो अनुसूची 1 और भाग 1 में दंड विधान के अधीन दंडनीय अपराधों का वर्गीकरण किया गया है तथा अनुसूची 1 के भाग 2 में अन्य विधियों के संबंध में अपराधों का वर्गीकरण किया गया है। अनुसूची 2 में संहिता की धारा 476 के अनुक्रम के प्रारूपों का उल्लेख किया गया है। प्रारूप में ऐसे परिवर्तन सहित जैसे मामलों की परिस्थितियों में अपेक्षित हो उसमें वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। आई होप गाइज आपका देखिए एविडेंस कीवर्ड्स में, आईपीसी कीवर्ड्स में और सीआरपीसी तीनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एग्जाम के टाइम में आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं, कहीं भी रिवाइज कर सकते हैं, हेडफोन यूज़ करके कर सकते हैं। ओनली 5 मिनट 10th मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाई गई हैं, होंगे 15th मिनट के होंगे, उससे ज़्यादा की नहीं है। तो गाइज़ अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू गाइज़। आगे अब देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइज़।